नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आपका जो RSAT एग्जाम है वो बहुत ही पास आ चुका है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सबके लिए इस वीडियो के अंदर आपके RSAT एग्जाम का एक ऐसा पेपर बनाया है जिसके अंदर कंप्यूटर बेसिक के बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। और दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके RSAT के पेपर में इस मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं वो जरूर आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस मॉडल पेपर के हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इस मॉडल पेपर के पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कौन कौन से ऐप से कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आपको कंप्यूटर के अंदर सोशल मीडिया ऐप के जो नाम हैं वो बताने हैं। देखिए, हमारे पास में जो ऑप्शन सी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस। दोस्तों, ये ऐसे ऐप हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर चलते हैं और सोशल मीडिया के एग्जाम्पल भी हैं। दोस्तों, इस प्रकार से पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यहाँ पर आपने ये भी सोचा होगा कि पहले का करेक्ट आंसर बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्यूब तो सोशल मीडिया का उदाहरण है। दोस्तों, यूट्यूब तो सोशल मीडिया का उदाहरण है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर, आउटलुक, ये दोनों के दोनों सोशल मीडिया के एग्जाम्पल नहीं है। तो इस प्रकार से पहले का जो करेक्ट आंसर है वो बी ना होकर के सी होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के URL को किस पर प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को समझने से पहले आपको समझना होगा कि वेब ब्राउजर क्या होता है। दोस्तों, यदि आपको मैं वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल बताऊं तो गूगल क्रोम, सफारी, यूसी ब्राउजर, फायरफॉक्स, ये सभी की सभी क्या है, वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। और दोस्तों, वेब ब्राउजर के अंदर हम कोई भी चीज है वो सर्च कर सकते हैं, और जो चीज हम सर्च करेंगे उसे बोलेंगे वेबसाइट या URL। और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और दोस्तों, आपने देखा होगा जब गूगल खोलते हो तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा सर्च। दोस्तों, ये जो सर्च ऑप्शन होता है इसको बोलते हैं एड्रेस बार। ये जो URL है वो हम एड्रेस बार पर प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, नीचे दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं और स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस हैं वो हैं ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, यानी कि पहले का होगा पी। उसी प्रकार से जो आउटपुट डिवाइस हैं वो हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, ये क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस हैं, यानी कि दूसरे का होगा आर। और तीसरा यानी कि स्टोरेज डिवाइस, तो दोस्तों स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि दोस्तों तीसरे का करेक्ट आंसर होगा क्यू ऑप्शन। तो देख सकते हैं पहले का पी, दूसरे का आर और तीसरे का क्यू। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, एक ऐसी विधि है जहाँ कई कार्य या कई प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि CPU को साझा करती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले समझना होगा कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि दोस्तों, आपको CPU के अंदर एक ही टाइम में कई कार्य करने हैं, तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी, वो हमारे पास में प्रक्रिया होगी मल्टीटास्किंग। क्या होगी दोस्तों, मल्टीटास्किंग। इसी के साथ आगे लिखा हुआ है, जबकि एक ऐसी प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई CPU का उपयोग करके दो या दो से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करती है। यानी कि दोस्तों, आपको दो या दो से अधिक CPU जोड़ने हैं और एक ही कार्य करना है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग। क्या आएगा दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग। इस प्रकार से चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। आगे चलते हैं, हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पे PDF की फुल फॉर्म आनी चाहिए। PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। और दोस्तों, PDF को देखने के लिए जो ऐप यूज किया जाता है उसका नाम है एडोब रीडर, यानी कि पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM ड्राइव इत्यादि को चलाता और नियंत्रित करता है। यानी कि दोस्तों, आपको एक कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम दिया गया है जो कि प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM इन सभी के कार्य को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, वो हमारे पास में प्रोग्राम है डिवाइस ड्राइवर, यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा वेब आधारित चैट सेवा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्काइप। दोस्तों, आप स्काइप के अंदर क्या कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो और वीडियो कॉल भी कर सकते हो। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, किसमें 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डाटा के आधार पर जारी की जाती है। आपको ऐसा कार्ड बताना है जिसमें टोटल 12 अंक हों। तो दोस्तों, वो हमारे पास में कार्ड है आधार कार्ड, यानी कि आठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 9वां प्रश्न पूछा गया है, IRCTC का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि दोस्तों, आपको IRCTC की फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों, यदि आपने रेल के अंदर सफर किया हो तो आपको हर जगह IRCTC मिलेगा ही।
लेकिन आपको इसका मतलब पता नहीं होगा। दोस्तों इसका मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, यानी कि 9वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एसएसओ यानी कि सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है, एक व्यक्ति एक पहचान। दोस्तों एक व्यक्ति एक पहचान क्या है? एसएसओ की विशेषता है, एसएसओ का उद्देश्य है। क्योंकि दोस्तों तभी तो बोला जाता है कि हर व्यक्ति अपनी एसएसओ बनाओ, क्योंकि उसी से आपकी पहचान होगी। बी ऑप्शन है, सेवा के वितरण एवं हलफनामे के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, यानी कि दोस्तों आपको बार बार अपने डॉक्यूमेंट लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई है तो वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएंगे, यानी कि ये भी क्या है? एसएसओ की विशेषता है। आगे देखिए ऑप्शन सी, राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई आवेदन करना है किसी भी भर्ती परीक्षा का या फिर स्कॉलरशिप का आवेदन करना है, बिजली का भुगतान करना है, तो आप एसएसओ से कर पाएंगे। यानी कि कई सेवाओं का जो लाभ है वो एक ही द्वार पर आपको मिल जाएगा, यानी कि एकल खिड़की इंटरफेस है। आगे हमारे पास में डी ऑप्शन है, बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए। नहीं दोस्तों, ट्विटर का और एसएसओ का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बिल्कुल असत्य कथन है। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, राजमेघ क्या है? दोस्तों आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव ये सब बताए हैं, उसी तरीके से राजमेघ भी क्या है? राजस्थान क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है, यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? तो दोस्तों 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप हॉटस्पॉट तो ऑन कर लोगे लेकिन वाईफाई ऑन नहीं करोगे तो इंटरनेट कहां से एक्सेस होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, किसमें मुक्त विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया है? तो दोस्तों वो हमारे पास में इंसाइक्लोपीडिया है विकिपीडिया, जो कि आपको गूगल पर मिल जाएगा, यानी कि 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हो तो अधूरा ईमेल किसमें सहेजा जाता है? तो दोस्तों 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो आपका ईमेल ड्राफ्ट माना जाएगा। उस ड्राफ्ट ईमेल को आप दोबारा लिख सकते हो और किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकते हो। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सी संख्या आमतौर पर 3 अंकों वाली सुरक्षा कोड होती है जो कि क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होती है? तो दोस्तों वो हमारे पास में जो 3 अंकों वाली सुरक्षा कोड होती है वो होती है सीवीवी कोड। क्या होती है दोस्तों? सीवीवी कोड, जो कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे छपी होती है, ये आपका क्या है? सुरक्षा कोड है, सिक्योरिटी कोड है। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए एसबीआई बड़ी, एसबीआई द्वारा जारी किया गया मोबाइल वॉलेट है, उसी प्रकार से भीम भी है, पेटीएम भी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या है दोस्तों? ये मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार से 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होता है जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं क्लिपबोर्ड, यानी कि 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है? एक प्रकार का फॉन्ट होता है, यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2010 में शीर्ष यानी कि सबसे ऊपर सबसे बाईं ओर के सेल को क्या कहते हैं? यानी कि दोस्तों आपको एक एमएस एक्सेल दे दिया गया और उसमें आपको कहा है कि जो ऊपर ही ऊपर सेल होता है शीर्ष पर बाईं ओर की साइड, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं दोस्तों A1, उसके साइड में होता है A2, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, A1। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नए सेल की सामग्री को सेंटर में ले आता है। यानी कि दोस्तों आपके पास में कोई एक छोटी सी सेल है, उसे बड़ी सेल में परिवर्तित कर देगा, और कोई आपके पास में सेल पड़ी है उसे सेंटर में ले आएगा। वो कौन सा विकल्प है? वो है मर्ज एंड सेंटर। क्या है दोस्तों? मर्ज एंड सेंटर, यानी कि 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डेटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हों, फिर आप किसका उपयोग करेंगे? तो दोस्तों आप उस समय फिल्टरिंग ऑप्शन का उपयोग करेंगे, यानी कि 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमएस एक्सेल 2003, एमएस एक्सेल 2007 और एमएस एक्सेल 2010 का फाइल इंस्ट्रक्शन नेम क्या होगा? यानी कि दोस्तों जो एक्सेल एस है वो तो होगा एक्सेल 2003 के अंदर, एक्सेल 2007 में, और वहीं एक्सएल एसएक्स है वो किसमें होगा दोस्तों? 2010 के अंदर, यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों वो कौन सा अटैक है?
वो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिससे कंप्यूटर है और जो सिस्टम है वो काम करना ही बंद कर देता है। यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। तो दोस्तों वो हमारे पास में कानून है भारतीय IT अधिनियम 2000, यानी कि 24वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से किसे दबाएंगे। तो दोस्तों आप दबाएंगे बी कुंजी को। किसे दबाएंगे दोस्तों? बी कुंजी को, यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखेगा यह जांचने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है। यानी कि आप कोई एक पेज प्रिंट कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि वो जो हमारा पेज निकलेगा वो किस प्रकार प्रिंट होगा, तो आप कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों वो जो हमारे पास में ऑप्शन होगा वो होगा प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, आप अपनी प्रस्तुति में यानी कि प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के थंबनेल को किसमें देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सकें। यानी कि दोस्तों आपको MS पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनानी है, उसमें जो सभी स्लाइडें हैं उसके आपको थंबनेल देखने हैं ताकि आप उन्हीं सभी स्लाइडों को आसानी से पुनः व्यवस्थित कर सको। तो दोस्तों आपको सभी थंबनेल देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उस प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइडों के थंबनेल आपके सामने होंगे। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, कंट्रोल पैनल विंडोज 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग क्या होती है। तो दोस्तों इसका जो 28वें का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के सभी कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं। पहला कथन है वो उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरों को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देती है, यानी कि आपको डेस्कटॉप पर जो भी थीम लगाना है वो आप अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन सेटिंग पर जाकर कर सकते हो। उसी प्रकार से उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर को बदलने और अक्षम करने की अनुमति होता है, और वहीं उपयोगकर्ता को स्क्रीन रिजोल्यूशन और रंग गुणवत्ता को बदलने की अनुमति भी होती है, यानी कि आप डेस्कटॉप को छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, और साथ ही जो डेस्कटॉप का रंग है उसे भी आप अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन सेटिंग के अंदर बदल सकते हो। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, टेलीविजन या प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देता है। यानी कि दोस्तों आपको टेलीविजन दे दिया गया और प्रोजेक्टर दे दिया गया, अब आपको स्क्रीन दिखानी है तो आप किसका उपयोग करेंगे। आप VGA केबल का उपयोग करेंगे और साथ ही HDMI यानी कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस केबल का उपयोग करेंगे, यानी कि ए और बी दोनों विकल्प क्या हैं, सही हैं। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग है। यानी कि दोस्तों आपको सिस्टम रिस्टोर सुविधा का उपयोग बताना है। देखिए हमारे पास में ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। सिस्टम रिस्टोर उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पहले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्याओं से उबरने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल को रिस्टोर करते हो उसी प्रकार से आप कंप्यूटर को भी रिस्टोर कर सकते हो, ताकि जो कंप्यूटर या सिस्टम है उसकी खराबी है वो सही हो सके और वो अपनी पहले की जो स्थिति है उसमें वापस आ सके। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको दो कथन या दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वक्तव्य सही है और कौन सा गलत। देखिए वक्तव्य एक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कि दोस्तों पहले जो कंप्यूटर होते थे उसमें चलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन जैसे ही विंडोज 10 आया तो उसने माइक्रोसॉफ्ट एज नामक एक वेब ब्राउजर लॉन्च किया जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को प्रतिस्थापित करता है, उसको पीछे छोड़ता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट कथन है, बिल्कुल करेक्ट वक्तव्य है। उसी प्रकार से वक्तव्य दूसरा है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स ये वेब ब्राउजर के उदाहरण है। नहीं दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है, क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। यानी कि दोस्तों पहला करेक्ट कथन है और दूसरा गलत है, तो इस प्रकार से वक्तव्य एक सही है और दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का क्या उपयोग है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है वो क्या यूज आता है। दोस्तों वो यूज आता है कि यह चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है। यानी कि दोस्तों आप लिखते हो स्पेलिंग बनाना, दोस्तों अब आपने बनाना लिखी तो इसके नीचे एक लाइन खींचनी है, तो आप स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव पर जाओगे और आपकी जो लाइन है वो खींची जाएगी। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। तो दोस्तों वो हमारे पास में डिस्क है, वो है फ्लॉपी डिस्क, जिसकी भंडारण क्षमता बहुत ही कम होती है। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, आप एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप को
किसके द्वारा इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों वो हमारे पास में ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर, जिसमें हम कई ऐप मंगा सकते हैं और कई ऐप डिलीट कर सकते हैं। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम और 35वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्या हैं, ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिन्यूएबल, और वहीं CDRW भी क्या है दोस्तों, ये भी हमारे पास में ऑप्टिकल डिस्क है। और DVD भी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके RSAT एग्जाम को देखते हुए 35 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो नए सिलेबस के अनुसार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, गारंटी के साथ आने वाले हैं। दोस्तों आप क्या कीजिए, जल्दी से मुझे बताइए कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। और दोस्तों साथ ही आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिनका आने वाला RSAT एग्जाम होने वाला है, क्योंकि जब आप उनकी हेल्प करेंगे तो भगवान भी आपकी 100% हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।